बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में हम तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा यूनिट नंबर 4 का जो लेक्चर है वो टॉपिक हम आपको बताते चलें। हम आपको आज पढ़ाएंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इससे पिछली वाली क्लास में याद होगा आपको कि हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल चेंज के बारे में आपको बताया था, और आज हम ये बताएंगे कि ये जो केमिकल चेंजेस आती हैं या केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किस किस तरह से वर्क करते हैं। और याद होगा कि हमने इससे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी आपको बताया था कि कितने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को समझने से पहले हम एक बात को ये समझ लें कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हीट एनर्जी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है जो उस रिएक्शन में वर्क कर रहा होता है। अब या तो ऐसा होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, उसमें से खारिज होती है, और या फिर ऐसा होता है कि उसमें जो है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर कोई एक्सप्लोजन होता है, धमाका हो गया, तो आप ये देखते हैं कि वहां पर आपको स्पार्क भी नजर आएगा, आपको फ्लेम भी नजर आएगा, आपको साउंड भी महसूस होगी, सुनाई देगी, स्मोक भी आपको वहां पर नजर आएगा। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ कि वो जो एक्सप्लोजन हुआ है उसमें ये तमाम की तमाम चीजें हमें एक्सपोज होती भी नजर आ रही हैं, और इसके नतीजे में जो सबसे बढ़कर एक चीज होती है वो है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो यहां से लेके यहां तक जितनी भी ये चीजें आ रही हैं, हम सिर्फ एक्सप्लोजन के जरिए से ये तमाम चीजें देख सकते हैं। उसमें जो केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हीट एनर्जी खारिज हो गई, इवॉल्व हो गई। जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें ऐसा ही होता है। चुनाचे एक्सप्लोजन असल में किस चीज की एग्जांपल हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, जिसमें हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है, और इसमें जो एक जनरल इक्वेशन हमारे पास बनती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो रिएक्टेंट्स के दरमियान में होता है। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, आपस में मिलता है, कार्बन हाइड्रोजन आपस में रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। तो वो रिएक्टेंट्स कोई ना कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अब ऐसी सूरत में अगर हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, वहां से बाहर निकल रही है, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी हीट, और फिर ये एक अपवर्ड एरो है जिसका मतलब है कि हीट यहां से खारिज हो रही है। हमारे जिस्म के अंदर एक ग्लूकोज की एक मिकदार होती है। ग्लूकोज शुगर को कहते हैं। ऑक्सीजन जब हम यहां से इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ, यानी ग्लूकोज के साथ वो ऑक्सीजन मिलती है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो कि हम बाद में एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं नाक के जरिए से। इसके अलावा वाटर वेपर्स बनते हैं, और इसके साथ साथ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये हीट एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर महसूस भी होती है, और वो जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं, सिस्टम्स के फंक्शंस, उनको वर्क करने के लिए एक जो एनर्जी दरकार होती है वो इस हीट एनर्जी के नतीजे में ये वर्क कर रही होती है। और ये मैं आपको बताता चलूं, ये बॉडी का हर सेल इस तरह से कर रहा होता है, ठीक है। तो वहां से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद जो है वो पूरे जिस्म का निजाम एक चल रहा होता है। अच्छा, इसी तरह से हम अगर कोल मीन्स कोयला, ठीक है। कोयला अगर आप जलाते हैं,
हवा में रख दिया आपने ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन मीन्स कि आपने हवा में इसको यानी इसको बर्न कर दिया, तो दो चीजें तैयार होती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है और एक आपको हीट एनर्जी वहां पर मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। तो ये एक और एग्जांपल है कि जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हीट एनर्जी इवॉल्व हुई है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है जो कि आप फ्यूम्स की शक्ल में देख सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो एक्सोथर्मिक एग्जांपल्स कहलाती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, एक और जो दूसरा रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। उसमें हीट बाहर नहीं निकलती बल्कि हीट उसको चाहिए होती है, वो एब्जॉर्ब करता है वो रिएक्शन। वो रिएक्शन उस वक्त पॉसिबल होता है जब हीट एनर्जी उसको मिलती है, अदरवाइज वो रिएक्शन ही नहीं हो सकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आइस मेल्टिंग, आइस के क्यूब्स हैं आपके पास, वो आइस के क्यूब्स मेल्ट उस वक्त होंगे जब उसको हीट मिलेगी। अगर हीट नहीं मिलेगी तो वो फ्रिज में पड़े रहेंगे, हीट नहीं मिल रही वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। या किसी बहुत कोल्ड एरिया में वो आइस के क्यूब्स पड़े हुए हैं लेकिन हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं की जा रही, जिसकी वजह से वो आइस क्यूब्स अपनी फॉर्मेशन चेंज नहीं करते, वाटर में कन्वर्ट नहीं होते। इसी तरीके से अगर कोई सॉलिड सॉल्ट है, अगर उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आप में से किसी ने शायद इस चीज का तजर्बा किया हो कि डली वाला जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड, अगर आप उसको थोड़ी देर अपने हाथ के अंदर मुट्ठी बंद करके थोड़ी देर रख दें तो एक पसीने की सी कैफियत नजर आती, महसूस हो जाती है, वो मेल्ट हो जाता है, ऊपर की उसकी एक लेयर मेल्ट हो जाती है, इसलिए कि हमारे हाथ की जो हीट होती है वो उसको मिल जाती है, केमिकल रिएक्शन होता है और वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से एवापोरेशन है, एवापोरेशन और बॉइलिंग भी है। बॉइलिंग और एवापोरेशन ये दोनों के दोनों एंडोथर्मिक की एग्जांपल्स हैं। बॉइलिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि आप उसे हीट प्रोवाइड न कर दें। पानी रखा हुआ है, कभी भी रखे रखे बॉयल नहीं होगा, बल्कि आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब जाके वो बॉयल होना शुरू होता है। तो बॉइलिंग का प्रोसेस कैन नॉट बी पॉसिबल, द बॉइलिंग कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट गिविंग इट टू हीट। तो बॉइलिंग जो है वो हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह एवापोरेशन, एवापोरेशन जैसे हर टेम्परेचर पे होता रहता है। आप हीट ज्यादा देंगे एवापोरेशन की का रेट बढ़ जाएगा, तेजी से होने लगेगा। अगर आप हीट कम कर देंगे, उसे जरा कोल्डर लेस टेम्परेचर पे आप उसको ले जाएंगे, तो लोअर टेम्परेचर पे अगर आप ले जाएंगे तो एवापोरेशन का रेट कम हो जाएगा। तो एवापोरेशन तो हर टेम्परेचर पे होता रहता है, लेकिन ये याद रहे कि इसको एवापोरेशन को होने के लिए हीट एनर्जी दरकार होती है। चुनाचे ये चारों एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल्स हैं और इस पर भी हीट एब्जॉर्ब होती है, ये बात याद रखिएगा। जनरली जो हम इसका एक फॉर्मूला डिसाइड करते हैं वो ये है कि रिएक्टेंट्स मिलते हैं आपस में, हीट एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब होती है, तो जाके प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देख लें। जिस तरह मैंने यहां पर अभी एग्जांपल दी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर यानी रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और हीट एनर्जी यानी एवॉल्व करते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब मिक्स किया जाता है और हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड की जाती है तो क्या बनता है? ग्लूकोज तैयार होता है, ऑक्सीजन तैयार होता है। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस है। ग्लूकोज ऑक्सीजन इसके रिएक्टेंट्स में शामिल है, जबकि ग्लूकोज ऑक्सीजन इस एंडोथर्मिक के प्रोडक्ट्स में शामिल है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट इसमें प्रोडक्ट में शामिल है, जबकि यहां पर ये रिएक्टेंट्स में शामिल है। तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।